मांगो या ना मांगो, लड़की वालों ने एक इशारा कर दिया, वही आपको अरेस्ट करने के लिए काफी है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूं तो हमारे देश में महिलाओं के साथ जुल्म सितम की तमाम खबरें आती हैं, तो वहीं दूसरी हकीकत वो है जो हम आपको बताने वाले हैं। हमारे देश में महिलाओं की तरह पुरुषों का भी शोषण होता है। हमारे देश में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो आईपीसी की धारा 498A का गलत इस्तेमाल करती हैं, और इन महिलाओं ने न सिर्फ अपने पतियों की जिंदगी को तबाह किया, बल्कि अपने ससुराल के अन्य लोगों को भी बर्बाद किया। आज कानून का इस कदर गलत इस्तेमाल हो रहा है कि जरा सी कहासुनी, विचारधाराओं का ना मिलना या फिर घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों को भी धारा 498A के अंतर्गत ही दर्ज कराया जा रहा है। और हालात ये हो गए हैं कि इस तरह के मामलों की तादाद लाखों में है। अब दहेज मांगो या ना मांगो, लड़की वालों ने एक इशारा कर दिया, वही आपको अरेस्ट करने के लिए काफी है। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 498A, और ये धारा किस तरह का अधिकार महिलाओं को देती है। देश में दहेज हत्याओं के कड़वे सच को नकारा नहीं जा सकता। लिहाजा महिलाओं को दहेज उत्पीड़न के अभिशाप से बचाने के लिए संसद ने साल 1983 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में धारा 498A को जोड़ा था, जो महिलाओं को ताकत देता है। हम आपको बताते हैं कि क्या है धारा 498A। महिला के पति या पति के परिवार की ओर से अत्याचार करने पर धारा 498A के तहत दर्ज मामला गैर जमानती है। धारा 498A के आरोप में सिर्फ एफआईआर में नाम लिखवा देने के आधार पर ही पति और उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। पति पत्नी के बीच किसी सामान्य या असामान्य विवाद की वजह से अगर पत्नी धारा 498A के तहत एक बार पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है, तो फिर इसमें समझौता करने का कानूनी प्रावधान नहीं है। ऐसे हालात में एक बार मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पति पक्ष को मुकदमे का सामना करना ही पड़ता है। धारा 498A के अनुसार आरोप लगाने के बाद आरोपों को सही साबित करने का जिम्मा शिकायतकर्ता पर नहीं होता, बल्कि आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो निर्दोष है। लिहाजा इस धारा ने महिलाओं को काफी हद तक ताकत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो इस धारा के दुरुपयोग का शिकार हुए हैं और उनके परिवार तक उजड़ गए। इतना ही नहीं, आज भी परिवार मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहा है और सवाल कर रहा है कि आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ मिलेगा भी या फिर नहीं। महिलाओं पर हो रहे तमाम अत्याचार और तमाम शोषण को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता में एक धारा शुरू की गई 498A, इस सोच के साथ कि जो सताई हुई महिलाएं हैं उनको इंसाफ मिलेगा, उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन जहां कहते हैं कि हर तस्वीर के दो पहलू हैं, तो जहां 498A धारा जो शुरू की गई थी वो महिलाओं के हक में शुरू की गई थी, तो इसी धारा का महिलाओं ने गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है और उसके तमाम उदाहरण जो हैं वो हमारे सामने अब आने लगे हैं। कई ऐसे पुरुष सामने आने लगे हैं जो महिलाओं के सताए हुए हैं और वो जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनकी बात पहले सुनी नहीं जाती और तमाम इस तरह के एक्सपीरियंसेस उनके होते हैं। और इसी तरह के अनुभवों से गुजरते हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अपनी व्यथा हमारे सामने बयां करेंगे। वाइफ ने मेरे अगेंस्ट केस किया पिछले साल 2015 में, कोई एक छोटी सी बात पे कि घर वालों से अलग रहना है, और इसी बात पे जब मैंने मना कर दिया बिकॉज आई वाज नॉट फाइनेंशियली साउंड इनफ, तो उसने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया। और मैं उस टाइम पे IBM में आई वाज वर्किंग विद IBM एज अ HR एंड आई वाज चक्ड आउट ऑफ माय कंपनी, आई वाज चक्ड आउट सिंपली। और उसके बाद अब मुझे कहीं कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं ने इस धारा का बहुत दुरुपयोग किया है, लेकिन अगर सेव इंडियन फैमिली नहीं होती तो शायद मैं अभी तक इस दुनिया में नहीं होता। आई वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड, बट अगर सेव इंडियन फैमिली मुझे सहारा नहीं देती
तो मैं एक्चुअल में नहीं होता आपके सामने आज की डेट में। 2011 पे मेरे ऊपर एफआईआर हुई थी और मैं 7 दिन जो था मैं जेल में रहा। मेरे केस में बिल्स लगाए थे जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान चालान में मेरे पुटअप किए थे। उसमें जब मैंने उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो उसमें सबसे बड़ी बात जो ज्वेलर ने बोली वो ये बोली कि पुलिस ने इस बिल के रिगार्डिंग मेरे से कोई इंक्वायरी नहीं करी। पुलिस का क्या रुख रहता है जब कोई पुरुष पुलिस स्टेशन जाता है और वो कहता है कि उसके साथ क्या बीत रही है? पुलिस का जो पहला रिएक्शन है वो क्या होता है? मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप भी एक तरह से कहीं ना कहीं विक्टिम हैं। देखिए, पुलिस का एक्चुअल में जैसे लॉ में लिखा गया है कि प्राइमा फेसी जो लड़की बोले उस बात को सच मानना है। तो पुलिस तो आते ही बोलती है कि हम तुम्हें अभी अंदर कर देंगे, जो लड़की बोल रही है सच बोल रही है, इसकी सारी बातें मानो वरना हम तुम्हें अंदर कर देंगे। जो लड़की गलत केस फाइल कर रही है उसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है कि उसको तुरंत अगर गलत केस फाइल कर रही है तो उसका कोई प्रावधान है? अभी हमने एक लेटेस्ट अभी हमने आरटीआई फाइल की थी विद द चंडीगढ़ पुलिस। तो हमने उनसे पूछा था कि आपने कितने डाउरी के केसेस दर्ज किए, कितने आपने उसमें फैसले किए और कितनों में आपने किसी लड़की के खिलाफ कोई एक्शन लिया। तो उसमें हमारे को कई जवाब तो बड़े अच्छे मिले। और लड़कियों के खिलाफ में जब हमने एक्शन की बात में आरटीआई में लिखा था कि हमने किसी भी लड़की के खिलाफ हमने कोई एक्शन नहीं लिया। यानी ये हम कह सकते हैं कि 498 ए जो है, ये जो एक्ट है इसमें ही लूप होल्स हैं। 498 का कन्विक्शन रेट है वो केवल 1% से भी कम है। यानी कि 99% मुकदमे हमारी अदालत मानती है कि वो झूठे हैं। तो आप सोचिए 100 बंदा जाता है, 99 बंदे सिर्फ इसके लिए फंस जाते हैं क्योंकि उन पे ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। ये इंडियन एनसीआर अपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। किस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस की आप लोग उम्मीद रखते हैं 498 ए में? हम इम्प्लीमेंटेशन जो उम्मीद रखते हैं वो हम ये चाहते हैं कि जेंडर बायस लॉज हों, जेंडर बायस लॉज ना हो, न्यूट्रल लॉज हों। सब अगर लड़की एक झूठी कंप्लेंट कर रही है तो उसके खिलाफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जैसा अभी कोई प्रावधान नहीं है। लड़कियों के लिए तमाम इस तरह की संस्थाएं हैं जो उनकी मदद को आगे आई हुई हैं, काम करते हैं, फंड्स आते हैं तमाम। लेकिन लड़कों के लिए बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जो उनकी तरफ से काम करती है, जो उनकी बातें सुनती है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इस तरह की संस्थाएं और आगे आनी चाहिए ताकि इनकी भी आवाज़ सुनी जाए? ये भी पीड़ित होते हैं, उनकी बात भी सुनी जाए। जी देखिए, हमारे देश में लगभग 3000 ऐसी एनजीओज़ हैं जो लेडीज़ के लिए काम, वुमेन के लिए काम करती हैं। और हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि कुछ गिनी गुनी 40-50 संस्थाएं हैं जो मेंस के राइट के लिए काम करती हैं, पर अल्टीमेटली उनके हाथ भी जो हैं बिल्कुल खाली हैं। मतलब वुमेन की मिनिस्ट्री है, जानवरों की मिनिस्ट्री है, पेड़ पौधों की मिनिस्ट्री है, और एक मेन की ना कोई मिनिस्ट्री है, ना कोई डिपार्टमेंट है, ना कोई सेल है। ये इतना मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप एक संस्था के एक सदस्य हैं, उस लिहाज से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, यही बात है कि ना एक पुरुषों के प्रति सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है सोसाइटी में। हमेशा नारी ही अबला है और पुरुष क्रूअल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लेके चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो अबलापन में भी इक्वालिटी होनी चाहिए और क्रूअलिटी में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। हम पुरुषों की मदद करते हैं बिकॉज वुमेन के लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वुमेन सेल्स हैं, पुलिस हैं, थाने हैं, महिला आयोग है। तो हम यही फाइट करते हैं कि जो पीड़ित पुरुष होते हैं, जो बिना बात के इन जेंडर बायस लॉज में फंस गए हैं, हम उनको एटलीस्ट एक गाइडेंस, एक शेल्टर होम, एक शोल्डर देने की कोशिश करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इस धारा का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हुआ उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार भारत सरकार से इसमें सुधार को लेकर तल्ख टिप्पणियां कर चुका है, साथ ही इसे कानूनी आतंकवाद तक की संज्ञा दे चुका है। जी हां, देश में अक्सर हम महिलाओं पर जुल्म और सितम की खबरें सुनते हैं, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि देश में पुरुषों के हालचाल बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसकी बड़ी वजह है 498 एक कानून का दुरुपयोग। सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। इस धारा के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार गंभीर टिप्पणियां की हैं।
सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां। 19 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A को कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी। 11 जून 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A को लेकर कहा कि पतियों को अपनी स्वतंत्रता को भूल जाना चाहिए। 14 अगस्त 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से आईपीसी की धारा 498A में संशोधन करने के लिए कहा। 22 अगस्त 2010 को केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों की पुलिस को धारा 498A के प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी। विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में इस बात को साफ शब्दों में स्वीकारा कि आईपीसी की धारा 498A के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है। नवंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एफआईआर में नाम लिखवा देने से पति पक्ष के लोगों के खिलाफ धारा 498A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 2014 को एक बार फिर से टिप्पणी की। धारा 498A में अपराध के गैर जमानती होने के कारण कई असंतुष्ट पत्नियां इसे अपने कवच के बजाय अपने पतियों के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। धारा 498A के तहत गिरफ्तारी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के साथ साथ गिरफ्तार व्यक्ति को अपमानित भी करती है और हमेशा के लिए उस पर धब्बा लगाती है। धारा 498A पति पक्ष के लोगों को परेशान करने का सबसे आसान तरीका है। पति और उसके रिश्तेदारों को इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार कराना बहुत आसान है। अनेक मामलों में पति के दादा दादी, विदेश में दशकों से रहने वाली उनकी बहनों तक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी किए थे और सख्ती के साथ कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के राज्यों को दिए गए दिशा निर्देश। देश में पुलिस अभी तक ब्रिटिश सोच से बाहर नहीं निकली है और पुलिस अधिकारी के पास तुरंत गिरफ्तारी की शक्ति भ्रष्टाचार का बड़ा स्रोत है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दें कि धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने पर तुरंत गिरफ्तारी न करें। पुलिस अधिकारी के लिए ये उचित होगा कि आरोपों की सच्चाई की थोड़ी बहुत जांच के बाद उचित तरीके से संतुष्ट हुए बगैर कोई गिरफ्तारी नहीं की जाए। आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की जरूरत के बारे में मजिस्ट्रेट के सामने वजह और सबूत पेश करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है, उनमें गिरफ्तारी सिर्फ इस कयास के आधार पर नहीं की जा सकती कि आरोपी ने वो अपराध किया होगा। ऐसे मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए जब ये अंदेशा हो कि उसके आजाद रहने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है या वो फरार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। भले ही इस धारा का मकसद महिलाओं के हकों की रक्षा करना था, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसने अपना वजूद खो दिया और कुछ महिलाओं ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम आपको इस कानून से जुड़ी कुछ खामियों से रूबरू कराते हैं। हमारे देश में दहेज हत्याओं के कड़वे सच को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस सच का एक पहलू ये भी है कि धारा 498 का गलत इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के लिए ये किसी हथियार से कम नहीं है। इस हथियार के इस्तेमाल से बहुत सी महिलाओं ने कई घर उजाड़ दिए। इसकी एक बड़ी वजह इसमें कानून की कुछ कमियां भी हैं। धारा 498A की कुछ व्यवहारिक कमियां। पति पत्नी के बीच किसी सामान्य या असामान्य विवाद की वजह से अगर पत्नी धारा 498A के तहत एक बार पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है तो फिर इसमें समझौता करने का कानूनी प्रावधान नहीं है। ऐसे हालात में एक बार मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पति पक्ष को मुकदमे का सामना करना ही पड़ता है। धारा 498A के अनुसार आरोप लगाने के बाद आरोपों को सही साबित करने का जिम्मा शिकायतकर्ता पर नहीं होता, बल्कि आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो निर्दोष है। अगर आरोप साबित नहीं होते तो झूठा मुकदमा दायर करवाने वाले पत्नी के खिलाफ सिर्फ 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, जो बेहद कम है।
झूठा मुकदमा दायर करने के अपराध में आरोपी महिला के खिलाफ खुद ब खुद एफआईआर दर्ज करने की कोई कानूनी व्यवस्था धारा 498A में नहीं है। पति पक्ष के जिस व्यक्ति का नाम धारा 498A के तहत एफआईआर में लिखवा दिया जाता है, उन सभी सदस्यों को बिना ये जाने गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उन्होंने कोई अपराध भी किया है या नहीं। हम आपको एनसीआरबी के कुछ आंकड़ों से रूबरू कराते हैं, जो आपको न सिर्फ हैरान करेंगे बल्कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से कानून के इस धारा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 में धारा 498A के तहत दर्ज मामलों में 1,97,762 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें लगभग 1/4 यानी 25% महिलाएं थी। इन महिलाओं में शिकायत करने वाली महिला की सास और ननद भी शामिल थी। धारा 498A के तहत दर्ज मामलों में चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल करने की दर 93.6% है, जबकि आरोपियों पर दोष साबित होने की दर महज 15% है। साल 2011 से 2013 के दौरान देश भर में धारा 498A के तहत दर्ज 31,293 मामले फर्जी साबित हुए हैं। ये आंकड़े यकीनन हैरान करते हैं कि आखिर किस तरह से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और कैसे हमारे देश में पुरुषों के साथ भी शोषण हो रहा है। और यही वजह है कि इस धारा को खत्म करने या संशोधन करने की मांग लगातार उठती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अब दहेज मांगो या ना मांगो, लड़की वालों ने एक इशारा कर दिया, वही आपको अरेस्ट करने के लिए काफी है। अब दहेज मांगो या ना मांगो, लड़की वालों ने एक इशारा कर दिया, वही आपको अरेस्ट करने के लिए काफी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस धारा के दुरुपयोग को लेकर कई बार सवाल हुए, कमियों पर चर्चा भी हुई। हमने इस मसले पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के वकीलों से राय ली। क्या कुछ उनका कहना रहा, आपको सुनाते हैं। हमने इस बारे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के वकीलों से बात की। उनके मुताबिक इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बदलाव जरूरी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हाई कोर्ट ने भी जस्टिस सबीना की आई थिंक कोई जजमेंट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इट इज़ ए टेरर। तो वो ये माना जाता है कि 498A का मिसयूज़ हो रहा था। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये बेलेबल हो जाए या कुछ कंडीशनल हो जाए कि उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अर्लियर लॉ कमीशन ने कुछ इसके ऊपर रिसर्च करा था, उन्होंने रिकमेंड करा था कि 498A को बेलेबल कर देना चाहिए, पर वो उसके बाद पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, ड्रॉप हो गया। तो कुछ रिक्वायर्स या सजेशंस हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि कुछ इसमें सजेशन या इसके अंदर कंडीशंस होनी चाहिए। उसका मिसयूज़ होने लगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट भी ये कहते हैं कि इसका काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। अभी पीछे एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट में एक रूलिंग दी है, उसमें डायरेक्शन दिए, गाइडलाइंस दी हैं स्टेट को, पुलिस को और कोर्ट्स को भी। वो इसलिए दी थी कि कई स्टेट्स में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न नहीं, जैसे यूपी है, तो वहाँ जिस आदमी का नाम लिखा दिया, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 20 हो, तो सभी को पुलिस पकड़ेगी। तो इस वास्ते वहाँ एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न नहीं है। तो अब जो है कुछ ऐसा समय आ गया है, इस ऐसे में बहुत कम केस ऐसे हैं जो दहेज के लिए किसी को कोई तंग करते हैं, वरना दहेज का मामला नहीं होता। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं, विचार नहीं मिले, तो कुछ लड़कियां, कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि भाई लड़के को, उसके माँ बापों को, जो मैरिड लड़कियां हैं, बूढ़े माँ बाप, उनका नाम लिखवा के उनसे पैसा लेने की उनकी नीयत होती है। कुछ वकीलों के मुताबिक पुलिस काफी हद तक इस तरह के मामलों में बड़ा रोल अदा कर सकती है। इसके लिए जो एक कारगर और सही सिस्टम बनना चाहिए, वो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। पुलिस की जो कार्य प्रणाली है ना, उस पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। पुलिस निष्पक्ष होकर के है ना, दहेज उत्पीड़न के मामलों का निपटान करे। वास्तव में जिसके खिलाफ केस बनता है बनाए, और नहीं तो उस मुकदमे को कैंसिल करे। ये सारा का सारा सिस्टम पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ वकीलों ने यह भी कहा कि जिस मकसद से इस धारा को जोड़ा गया था, उसकी धारणा ही बदल गई। अवेयरनेस
पॉजिटिवनेस के लिए आनी थी वो अवेयरनेस नेगेटिव में चली गई है कि कोई भी बात अगर लड़की के साथ होती है तो वो सोचती है कि सबसे पहले लड़के के परिवार को पूरे के पूरे को फंसा लो, चाहे वो ननंद हो, चाहे वो जेठ हो, चाहे जिठानी हो, चाहे वो उस घर में रह रहे हो, चाहे वो ना रह रहे हो। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो शिकायत उसके पास दर्ज कराई गई है उस शिकायत में कहाँ तक सत्यता है या सारी की सारी ही झूठी है। पार्लियामेंट के अंदर ही इसको लिमिटेड कर देना चाहिए कि जो ब्याहे थ्याए हैं, जो उसकी ननदें ब्याही हुई हैं, जो उसके जेठ जिठानी अलग रहते हैं, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके देखनी चाहिए कि क्या ये सच्चाई है या नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आईपीसी की इस धारा में काफी बदलाव की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। धारा 498A के दुरुपयोग को लेकर कई बार सवाल उठे। सवाल तो ये भी उठे कि आखिर क्यों नहीं पुरुषों के हकों का ख्याल रखा जाता। सियासत और सामाजिक गलियारों में इस धारा के दुरुपयोग पर क्या राय है, आपको बताते हैं। परंतु दुरुपयोग इतने बड़े पैमाने पर होता था कि परिवार के पूरे का पूरा परिवार और उसकी जो सब परिवार के बाहर के लोग भी कई बार इस धारा के तहत जेलों में बंद रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों तय किया कि FIR लॉन्च करो, महिलाओं की बात को सुनो, परंतु उसके ऊपर एक इस प्रकार का अधिकारी उसकी जांच करे, वो महिला भी हो, DSP रैंक का अधिकारी या पुरुष भी हो, उसकी क्रॉस इंक्वायरी भी हमारा पुलिस प्रशासन कराता है और जहां तक जो लोग निर्दोष हैं उनको सजा नहीं मिलती। 498 बनाया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन कई जगह इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि इसकी अच्छी तरह से छानबीन कर कोई ऐसा भी पॉइंट इसमें डाला जाए कि जो सही नहीं है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। हरियाणा में अब भी बहुत से परिवार हैं जहां महिलाओं का शोषण होता है, लेकिन मिसयूज हो रहा है, ये कुछ हद तक सही है। उसके लिए इंक्वायरी जो होती है किसी भी केस की, उस इंक्वायरी लेवल पे डिपेंड करता है। अगर पुलिस प्रशासन इंक्वायरी प्रॉपरली करे, किसी फैमिली में जब रोल होता है, झगड़ा होता है, तो हो सकता है कि सास इन्वॉल्व हो सकता है ननद इन्वॉल्व हो सकता है उसके ससुर इन्वॉल्व हो। ऐसा कहीं नहीं होता कि जो विचारधारा बना ली जाती है सही हो सभी केसेस में। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस धारा के गलत इस्तेमाल से काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए। लिहाजा हमने आम लोगों से भी जानने की कोशिश की है कि वो इस धारा पर क्या राय रखते हैं। आइए लोगों की जुबानी ही सुनते हैं। ऐसे 20 साल पहले अगर हम झांके तो ये अच्छा धारा थी, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली का रिवाज था हमारे यहाँ। आजकल न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, तो अब पहले अत्याचार होते थे, सास भी अत्याचार करती थी, उससे ससुर भी, भाई बुआ सब इकट्ठी जॉइंट फैमिली होती थी। आज का टाइम डिफरेंट हो चुका है, अब न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों मियाँ भी काम करते हैं। अब खुंदक में उतर रही है ये धारा। अब वो जबकि ना माँ बाप के साथ लड़की रहती है, ना चाचे के साथ, ना ससुर के साथ, वो आदमी से अपनी खुंदक निकालने के चक्कर के सारे पेरेंट्स को इकट्ठा ले लेती है। ये क्लियर होती है कि गलत कौन था या ये गलत वो नहीं था। इतने दिनों में जो लोग जेल में रह के आते हैं 15-20 दिन, जब तक उनकी जमानत नहीं होती, वो बहुत गलत तरीके की प्रक्रिया है। इसमें प्रशासन को चाहिए कि वो एक नियमित रूप से अच्छे तरीके से इसकी जांच करे, इस धारा की जांच करे कि कौन कल्प्रिट है, कौन कल्प्रिट नहीं। उसी के बाद ही दोषियों को सजा होनी चाहिए या जेल होनी चाहिए। परिवार को नहीं लपेटना चाहिए। उसमें परिवार में माँ बाप भी होते हैं, बुजुर्ग बेटियां भी होती हैं जिनका कोई दोष ही नहीं होता। उन निर्दोषों को भी उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया जाता है, उनको बेवजह उनको प्रताड़ित किया जाता है। मगर इसमें पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी जल्दी करते हैं महिलाओं के खिलाफ कहने के कारण, और उसके अंदर बिना जांच परख के इसको एक वेपन की तरह यूज करते हैं। पुलिस विभाग जो है निष्पक्षता से मामलों की जांच पड़ताल करे तो काफ़ी हद तक इस मामलों पर रोक लग सकती है, इसके खास करके दुरुपयोग के मामलों में जो है। आज के टाइम में मैक्सिमम लेडीज़ सिर्फ अपने घर वालों को परेशान करने के लिए, उनके साथ कोई भी दिक्कत होगी, हर चीज़ में झूठा दहेज का मुकदमा बना देती हैं और अपने इन-लॉज को परेशान करती हैं, सिर्फ प्रेशराइज करके भाई ये जैसा हम चाह रहे हैं हमारे हिसाब से रहें।
तो भले ही इस धारा का गलत इस्तेमाल कर कुछ महिलाएं अपने पतियों और ससुराल के लोगों पर झूठे केस करती हों, तो वहीं दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ जुल्म सितम के मामले आज भी पुरुषों के शोषण से ज्यादा हैं। लिहाजा हमें महिलाओं के हालात की तरफ तो ध्यान देना ही है, तो वहीं पुरुषों के हालातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही अब कानून की इस धारा में मौजूद व्यवहारिक कमियों को दूर करने का भी वक्त आ गया है, जिससे कि इसका गलत इस्तेमाल तो रुके ही, साथ ही किसी का भी शोषण ना हो। कुल मिलाकर कानून का गलत इस्तेमाल रुकना चाहिए और कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। और चलिए इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। अब दहेज मांगो या ना मांगो, लड़की वालों ने एक इशारा कर दिया, वही आपको अरेस्ट करने के लिए काफी है।